वेलकम टू रेजंगला एजुकेशन। मैं हूं अनूप और हम पढ़ने वाले हैं अपना लास्ट टॉपिक आज इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना। तो देखिए इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, जो इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट है उनकी हम बात करने वाले हैं। तो बेसिकली इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से इफ़ेक्ट्स हम इस चैप्टर के दौरान पढ़ेंगे, तो हम उनकी बातें यहाँ पे करेंगे आज। तो देखिए सबसे पहले अपने पास आता है इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। तो जब बात की जाती है करंट के इफ़ेक्ट्स की, तो हम इनको 3 टाइप से यहाँ पे पढ़ने वाले होते हैं। तो उन 3 टाइप्स के अंदर कौन कौन से इफेक्ट आएंगे, तो सबसे पहले जैसे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को हम रीड करेंगे। उसके बाद हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, और एक अपना आता है केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। तो तीनों के बारे में बताने वाला हूँ, बट इस चैप्टर के अंदर हम रेस्ट्रिक्टेड रहेंगे किसके लिए, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के लिए, क्योंकि जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो अपना चैप्टर नंबर 2 है। और केमिकल इफेक्ट ये आप जैसे जो बैटरीज वगैरह होती हैं इनके अंदर जो केमिकल रिएक्शंस के द्वारा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्रिएट करने का काम किया जाता है वो केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट कहलाता है। तो वो आपके हम केमिस्ट्री पार्ट के अंदर वो कवर हो जाएगा आपका, जब आप केमिस्ट्री क्लास देखोगे उनके अंदर। तो देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि बेसिकली इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है अपने वो 3 टाइप्स में हम कैटेगरीज में बांटते हैं। करंट आर ऑफ 3 टाइप्स। तो इन 3 टाइप्स के अंदर जैसे मैंने अभी बताया कि सबसे पहले तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे, जो कि हमारे पास आता है हीटिंग इफेक्ट। सेकेंड हम बात करें इसके बाद, तो उसमें हम पढ़ते हैं दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट। और उसके बाद हम फाइनली जो अपना तीसरा इफेक्ट होता है जिसको हम क्या नाम देते हैं, केमिकल इफेक्ट। तो अभी सभी इनके बारे में हल्का फुल्का नॉलेज सभी की डेवलप होगी कि भाई हम क्या क्या चीज़ें इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। जैसे मैंने बताया केमिकल इफेक्ट है, तो आप उसको ध्यान में रख सकते हो कि हम जो अपनी बैटरी सेल वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन के द्वारा उनके अंदर जो भी एसिड स्टोर्ड होता है उसके द्वारा वो एनर्जी जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, बनाते हैं। उसी को हम केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जानते हैं। और उसके कुछ प्रोसेस भी होते हैं जो केमिकल, मतलब बेसिक कहने का मतलब यही है कि उनके अंदर हम जो केमिकल रिएक्शंस के द्वारा करंट वगैरह को रीड करने का काम करते हैं। सेकंड जो मैग्नेटिक इफेक्ट है, तो ये हम चैप्टर नंबर जो अपना 2 रहेगा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसमें हम इसको डिटेल स्टडी करेंगे। तो अभी जो हम यहाँ पे क्या रहेंगे, जो रेस्ट्रिक्शन अपने इस चैप्टर के अंदर हम डिटेल के अंदर पढ़ने वाले हैं किसको, दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को। तो जैसे हम अपने डेली लाइफ के अंदर बात करें तो बहुत सारे अपने अप्लायंसेज होते हैं जिनको हम यूटिलाइज कर रहे हैं वेरियस वेज के अंदर, जो क्या करते हैं, हीट को प्रोड्यूस करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जब भी हम उन अप्लायंस के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करेंगे तो वो उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस फॉर्म में क्रिएट कर देते हैं, दैट इज हीट एनर्जी की फॉर्म में। मतलब वो कन्वर्ट कर रहे हैं बेसिकली किसको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, किस में, हीट एनर्जी में। तो देखिए आप यहाँ पे इतना याद रख सकते हो इसके अंदर कि हीटिंग इफेक्ट के अंदर हम करने क्या वाले हैं, दैट इज इलेक्ट्रिकल कुछ अप्लायंसेज होंगे जिनका नाम मैं बताऊंगा अभी, या सभी अपना दिमाग अभी दौड़ा सकते हैं कि कौन कौन से अप्लायंसेज ऐसे होते हैं जो इस काम को कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, हीट एनर्जी के अंदर। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आप इसको ब्लॉक डायग्राम से एक प्रकार से याद रख सकते हो कि ऐसे डिवाइस जो क्या करें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दें, हीट एनर्जी के अंदर। तो ये जो फिनोमेना हम पढ़ने वाले हैं उसी को हम क्या कहेंगे, हीटिंग इफेक्ट। तो किन अप्लायंसेज में ऐसा होता है, तो देखिए मैं अभी हम देखें, जैसे मान लीजिए हम इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करें, इलेक्ट्रिक गीजर की बात करें, इलेक्ट्रिक ओवन की बात करें, या वाटर हीटर जो होते हैं अपने, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, रूम हीटर की हम बात करें, या फिर हम
इलेक्ट्रिक फ्यूज की बात करें, तो ये ऐसे अप्लायंसेज हैं जो इस फिनोमेना के ऊपर काम करते हैं। मतलब हम उन सभी अप्लायंसेज को इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं और वो उसको कन्वर्ट कर देते हैं बेसिकली किसके अंदर, हीट एनर्जी की फॉर्म में। तो उनको हम यूटिलाइज करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक आयरन जो प्रेस, हम कपड़े वगैरह प्रेस करने के लिए यूटिलाइज करते हैं, तो उसके अंदर अब क्या किया जाता है अपना, कि उसमें कोई फिलामेंट होगा अंदर, जो फिलामेंट के अंदर से हम करंट को पास करेंगे तो वो हीट को प्रोड्यूस करने का काम करता है। तो उनकी कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को हम यहाँ पे रीड करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो इतना सभी को क्लियर होगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट की जा रही है, हीट की फॉर्म में। तो हम यहाँ पर जो हीटिंग इफेक्ट है, बेसिकली हीटिंग इफेक्ट के अंदर क्या होता है अपना, तो आप एक जनरल क्यों होता है हीटिंग इफेक्ट, इसके बारे में भी एक छोटा सा व्यू हम बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई भी वायर ले ली, ठीक है, और उस वायर के अंदर हम पढ़ते आए हैं पहले कि भाई जो करंट होता है वो किन के द्वारा होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा होता है। कि इलेक्ट्रॉन्स किसी भी डायरेक्शन के अंदर जब चलेंगे, कोई फिक्स पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब वो चलते हैं तो करंट को कॉन्स्टिट्यूट करने का काम वो करते हैं। तो अभी इसमें भी यही सेम चीज़ है कि मान लीजिए हमने किसी वायर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी, जब हम उसको मतलब बाहर से सप्लाई, जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं, कोई सेल बैटरी हमने कनेक्ट की, तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे ड्रिफ्टिंग। और ड्रिफ्टिंग कहाँ पे होती है हमेशा, क्योंकि खुद पे उन पे नेगेटिव चार्ज है, तो वो कहाँ पे जाएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ। तो ये ड्रिफ्टिंग कहलाती है बेसिकली। आप इसके बारे में 12th क्लास में थोड़ा डिटेल्ड में पढ़ोगे कि वो उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो बेसिकली मैंने क्या बताया कि जब करंट को पास किया जाएगा किसी भी वायर के अंदर से, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ड्रिफ्ट। और जब उनका ड्रिफ्टिंग स्टार्ट होता है तो उस दौरान वो जो पॉजिटिव आयंस उस मेटल सरफेस के अंदर हैं, या कोई भी एटम है, जैसे जब वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है तो उसके पास क्या आ जाती हैं, पॉजिटिव आयंस। तो इलेक्ट्रॉन जब ड्रिफ्ट करेंगे तो उन पॉजिटिव आयंस के साथ क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। तो जब ये कोलिजन प्रोसेस होता है वहाँ पर, तो उसी दौरान जो पॉजिटिव जो आयंस हैं वो क्या करते हैं, उनमें वाइब्रेशंस जो वैल्यू, क्योंकि जब कोलिजन होगा तो उनकी वाइब्रेशंस क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। तो उन्हीं वाइब्रेशंस, जो थर्मल वाइब्रेशंस हम उनको नाम देते हैं, वो बढ़ने से क्या करेंगे, हीट एनर्जी को लिबरेट करने का काम करती हैं। वही क्या कहलाता है अपना, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हम इसको जूल्स के टर्म में इसको पढ़ने वाले होते हैं कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट क्या कहता है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लिख सकता हूँ कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड, और इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है, दैट इज चार्ज उसके अंदर से फ्लो कर रहा है, इज पास्ड थ्रू द वायर, the wire gets heated up। तो जो वायर है वो क्या होने लग जाएगी, हीटअप होने लग जाएगी। क्यों हीटअप होती है, तो रीजन मैंने अभी बताया, कोलिजन होगा और पॉजिटिव आयंस क्या है, उनकी थर्मल वाइब्रेशंस बढ़ जाती हैं, इसीलिए हीटअप होता है। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट्स ड्रिफ्टिंग, कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ड्रिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसी दौरान हीट एनर्जी वहाँ पर लिबरेट होना स्टार्ट हो जाती है। तो अभी हम इसको पढ़ने वाले हैं जूल्स की टर्म में। तो देखिए, तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट क्या बताता है, तो ये एक वैज्ञानिक थे जूल्स, जिन्होंने बताया कि जब भी किसी वायर में से हम करंट को पास करेंगे तो उसके अंदर हीट बनना स्टार्ट हो जाती है। जैसे प्रैक्टिकली आप देख भी सकते हो अपने घर पे, जैसे मान लो फैन वगैरह है या और भी कोई चीज़ है, फ्रिज है, जैसे हम देखें तो, या मोटर है, हम उसके अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी उसको ऑपरेट करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं, तो हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद, जनरली जैसे 5-7 मिनट बाद भी हम यदि देखें, ऑब्जर्व करें, तो हम उसको टच करके देखेंगे तो उसमें हीट एनर्जी बनने लग जाती है। कहने का मतलब है हम उसको सेंस कर सकते हैं उसको कि भाई यहाँ पे हीट, वो गर्म होने लग जाएगा अप्लायंस। तो इस ये एनर्जी जो है, मतलब उसने हीट की फॉर्म में कुछ एनर्जी वहाँ पर लिबरेट कर दी है। बाकी
जो उसका पर्पस है, जिसके लिए वो डिजाइंड है, तो उसमें भी जाती है। तो एनर्जी, अभी मान लो हीटर की बात की जाए तो उस हीटर के अंदर क्या किया जाता है कि हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की, तो उसका काम ही क्या है, अपने को हीट प्रोवाइड करना। तो उसकी जो वायर है वो किस मटेरियल की बनी होगी, वो हीट अप स्टार्ट हो जाएगा और एकदम से रेड आउट हो जाता है। उसके बाद जो भी पर्पस है हम उसको यूटिलाइज कर लेते हैं अप्लायंस को। जैसे फैन होता है, तो फैन हमें क्या देता है, हवा देता है, बट वो उस दौरान कुछ हीट एनर्जी भी लिबरेट करता है, क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है उसकी जो भी मोटर है उसके अंदर से, वायर्स के अंदर से, तो उसी से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो मैं यहाँ पे जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं कि व्हेन अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ it is found that जो हीट प्रोड्यूस्ड होगी, हीट प्रोड्यूस्ड अक्रॉस ए कंडक्टर किसी भी कंडक्टर के अंदर इज, तो नंबर 1 हम यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके, स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो करंट हमने उस वायर में से छोड़ा है। तो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, कि जो करंट हमने वहाँ पे छोड़ा उसके क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये आपने ध्यान रखना है कि मैंने यहाँ पे बता दिया भाई कि जो हीट बनेगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, दैट इज आई स्क्वायर के। सेकेंड ये बोलता है कि जो हीट प्रोड्यूस्ड होगी वो किसके प्रोपोर्शनल है, तो जो रेजिस्टेंस है, जो वायर है उसका, क्योंकि कोई भी तार दुनिया में ऐसी नहीं है जिसके पास रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस हर वायर का रहता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सेकेंड पॉइंट के अंदर कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the resistance of the conductor, कहने का मतलब यही है, दैट इज जो H रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, R के। और थर्ड फैक्टर यदि हम बात करें इसमें, तो थर्ड फैक्टर में हम लिख सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, टू द टाइम पीरियड फॉर विच करंट पास्ट, कि कितने टाइम पीरियड के लिए जो करंट है उसको हमने पास किया वो उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं H जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम पीरियड। तो इसमें अभी हम इसको कंपाइल करें तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा H डायरेक्टली आई स्क्वायर था, तो मैं इसको आई स्क्वायर आर इंटू टी, तो ये अपने पास हमने इस इक्वेशन को तीनों को मिला के यहाँ पे लिख दिया है। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हम हटाने का काम करेंगे, तो प्रोपोर्शनलिटी के साइन को जब हम हटाएंगे यहाँ पर, तो हम लिख सकते हैं कोई भी कांस्टेंट के यूटिलाइज कर सकते हैं, आई स्क्वायर आर टी। तो यहाँ पर जो के की वैल्यू होगी फॉर एसआई सिस्टम, हम के को किसके बराबर रख लेते हैं, 1 के बराबर, क्योंकि एक कांस्टेंट है और इसके अंदर इसका कोई रिलेवेंस नहीं है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला को अपना फाइनली टचअप कर सकते हैं, दैट इज जो एच रहेगा वो किसके इक्वल हो गया अपना, तो आई स्क्वायर आर टी। तो एक फॉर्मूला अपने पास ये बन जाता है भाई कि एच जो कितना बन गया अपने पास, दैट इज आई स्क्वायर आर टी। अब इस फॉर्म को हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमने ओम्स लॉ पढ़ा था,
तो ओम्स लॉ क्या बताता है, एज जो वोल्टेज होगी वो किसके बराबर होती है, दैट इज I इंटू आर। तो यदि हम इस फॉर्मूला को गौर से देखें तो हमने यहाँ पे लिख रखा है H इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। तो कहने का मतलब मैं उसके अंदर से I को सेपरेट करने के बाद हम यहाँ पे नया फॉर्मूला बना सकते हैं, और उस केस में हम क्या लिख सकते हैं भाई, तो देखिए कि H इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे I का स्क्वायर है तो मैं इसको खोल के लिख रहा हूँ I इंटू आई आर इंटू टी। तो ये जो वैल्यू है किसके इक्वल आ जाएगी, V के इक्वल। ठीक है, यहाँ पे ये जो वैल्यू है I इंटू आर, इसको हम हटा के क्या पुट कर सकते हैं, V के बराबर। तो इस केस में मैं लिख सकता हूँ कि हीट जो आएगी वो किसके बराबर आ जाएगी, दैट इज H इक्वल टू वी आई टी। तो इतना काम अपना हो गया है। ये अपना सेकंड फॉर्मूला है हीट के लिए। उसके बाद हम देखें इसी को यदि हम I को रिप्लेस कर दें इस फॉर्मूला में तो एक और इक्वेशन अपने पास बन जाएगी। उस केस में हम यहाँ पे रख सकते हैं कि I जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज वोल्टेज बाय में रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हम रख सकते हैं कि ऑल्सो जो I होगा अपने पास वो किसके बराबर आ गया, दैट इज V बाय में R। तो उस केस में मैं इस फॉर्म को चेंज करके लिख सकता हूँ I की वैल्यू कि V इंटू वी बाई आर इंटू टाइम T। तो हम लिख सकते हैं कि H इज इक्वल टू V इंटू वी, दैट इज V स्क्वेयर ओवर R इंटू टी, जो कि टाइम है। तो ये अपनी थर्ड जो फॉर्मूला है अपना ये बन जाएगा। तो ये तीन फॉर्मूला अपने हीटिंग इफेक्ट के लिए आते हैं जो आपने ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो ये तो होगी फॉर्मूलाज की बात। अब इसके बाद हम कुछ इसकी एप्लीकेशंस हैं जिनको हम रीड करेंगे, क्योंकि एग्जाम में अपने से इनके ऊपर तो हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि कितनी हीट वगैरह प्रोड्यूस होगी। तो इन तीन फॉर्मेशन से आप क्वेश्चन को बना सकते हो। अब इसके बाद हम आगे मूव ऑन करें तो अपने से एप्लीकेशंस के बारे में पूछा जाता है कि एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट, एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट, या कौन सी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है जो बेस्ड है किसके ऊपर, हीटिंग इफेक्ट के ऊपर। तो उनकी बात हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो देखिए जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ये सारे अप्लायंसेज अपने डेली लाइफ के अंदर यूटिलाइज होते हैं, सभी इनसे फैमिलियर भी हैं। जैसे मैं बात करूँ इलेक्ट्रिक बल्ब की, तो बल्ब सभी ने देखा है, उसके अंदर अभी उसका जो फिलामेंट होता है, ध्यान दिया हो कि जो फिलामेंट है बीच में एक बहुत ही थिन वायर होती है, वो अपने हम उसको देखते हैं कि बहुत ही थिन है, और उसको जब हिलाते हैं हम बल्ब को तो हम देखते हैं फिलामेंट बहुत तेज़ी से वाइब्रेशंस उसके अंदर बनती हैं, जो वाइब्रेशंस बनती हैं। तो बेसिकली वो किस चीज़ का बना होता है ये हमने जानना है, और क्या प्रॉपर्टी उसके अंदर होती हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में। इलेक्ट्रिक बल्ब, तो इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर देखिए यहाँ पे जैसे अभी इलेक्ट्रिक बल्ब आप देखो तो वो आपने कुछ इस फॉर्म के अंदर दिखाई देगा। तो ये जो फिलामेंट होता है इनसाइड, मैं बना देता हूँ एक जनरल छोटा सा डायग्राम। उसके अंदर आपने देखा होगा इस प्रकार से दो वायर्स होती हैं और उनके बीच में ये फिलामेंट इस टाइप से लगा रहता है। तो देखिए इसमें जो मेन बातें होती हैं याद रखनी, जो आपने मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि ये क्या हो गया अपने पास, फिलामेंट। अब जो फिलामेंट है वो किस चीज़ का बना होता है, तो इसमें आपने ध्यान रखना है किसका बना होता है, टंगस्टन का। ये पॉइंट है जो आपने याद रखना है। नेक्स्ट इसके अंदर जो गैसेस कौन सी फील्ड होती हैं इनके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो जनरली हम देखें इसके अंदर इनर्ट गैस फिल की जाती हैं, तो आपको पता होना चाहिए इनर्ट गैस कौन सी होती हैं। जैसे इसमें जो रखी जाती हैं नियोन वगैरह, आर्गन वगैरह, हीलियम, ये सारी इनर्ट गैसेज होती हैं। तो बेसिकली इसके अंदर जैसे हम देखें कि जो नाइट्रोजन वगैरह है अपने पास, नियोन वगैरह, आर्गन एट्सेट्रा, ये इनर्ट गैसेज इसके अंदर फिल की जाती हैं। क्यों फिल की जाती हैं, क्योंकि जब
जो फिलामेंट है जब वो हीटअप होता है तो उसमें टेम्परेचर बहुत हाई हो जाएगा, और यदि इसके अलावा हम कोई और गैसेज इसमें फिल करें तो जो टंगस्टन है वो उन गैसेज के साथ रिएक्ट कर सकता है। तो उस पॉसिबिलिटी को अवॉइड करने के लिए इसमें क्या की जाती हैं, इनर्ट गैसेज फिल की जाती हैं ताकि कोई केमिकल रिएक्शन वहाँ पर नहीं हो। तो ये इसका पॉइंट है, ये आपने याद रखना है। अभी उसके बाद हम इसमें बात करेंगे भाई इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट होता है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि फिलामेंट ऑफ बल्ब किसका बना है, इज मेड ऑफ टंगस्टन। तो अब आपने ये ध्यान देना है कि भाई अब हम इसको टंगस्टन का ही क्यों बनाते हैं, तो इसके पॉइंट्स मैं यहीं पे मेंशन कर देता हूँ। तो देखिए टंगस्टन का ही हम क्यों बनाते हैं, तो सबसे पहले तो इसका जो रेजिस्टिविटी होगी या रेजिस्टेंस वो बहुत ही हाई होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई इसकी हाई रेजिस्टिविटी होती है। सेकेंडली आप इसमें बता सकते हो कि ये बहुत ही हाई टेम्परेचर को विदस्टैंड कर सकता है, कैन विदस्टैंड वेरी हाई टेम्परेचर। तो ये जो टेम्परेचर होता है जनरली वो किस ऑर्डर का होता है, तो लगभग जैसे अपने बुक्स में आता है कि 3380 डिग्री सेंटीग्रेड, या आप नियरली लिख सकते हो कि 3400। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि लगभग 3400 डिग्री सेंटीग्रेड इतना टेम्परेचर तक ये विदस्टैंड कर सकता है। और उसका जो फिलामेंट होता है वो अपना बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। सेकंड आप यहाँ पे लिख सकते हो कि फिलामेंट जो इसका है अपना इज वेरी फ्लेक्सिबल। तो मेन यहाँ पे टेम्परेचर को विदस्टैंड करने की बात थी। जैसे इसमें करंट पास किया जाएगा तो फिलामेंट क्या हो जाएगा, बिल्कुल एकदम से हीटअप होगा क्विकली, और सेकंड ये एकदम से ब्राइट वाइट लाइट यहाँ पे छोड़ने का काम करता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसमें कि फिलामेंट क्या करता है, एमिट्स ब्राइट वाइट लाइट। व्हेन हीटअप, जब ये हीटअप होगा तब। तो ये आपने इसमें ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा है भाई ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं और आप इसको अच्छे से याद रख सकते हो। सेकंड मैंने यहाँ पे लिखा कि इनर्ट गैस ही क्यों फिल की जाती हैं, तो उसका रीज़न भी आप यहाँ पे दे सकते हो कि इनर्ट गैस इसीलिए फिल की गई है ताकि जो टंगस्टन, या हम कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन ना हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपल भी लिख सकता हूँ कि टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ फिलामेंट। किसका, फिलामेंट का ऑक्सीडेशन होने से उसको प्रोटेक्शन के काम ये करता है। तो इतना इसमें सफिशिएंट रहेगा। आप यदि ये पॉइंट्स लिखते हो तो आपके फुल मार्क्स इसके अंदर अवार्ड हो जाएंगे। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है जिसके अंदर हम रीड करेंगे इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में, तो देखिए सेकंड हम लिखते हैं कि इलेक्ट्रिक जो फ्यूज होता है, सबसे पहले तो इसके बारे में पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फ्यूज होता क्या है, हम इसको कहाँ पर यूटिलाइज करते हैं, कैसे इसका कनेक्शन करेंगे, तो ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या, बेसिकली एक सेफ्टी डिवाइस है। इसका सिंबल जब हमने पढ़ा था तो सिंबल इसका हमने बनाया था इस प्रकार से। मैं एक बार दोबारा से बना देता हूँ सिंबल। ये अपना इलेक्ट्रिक फ्यूज का सिंबल है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, एक प्रकार का सेफ्टी डिवाइस है जो क्या करता है कि जब भी सर्किट के अंदर एक्सेसिव करंट फ्लो करता है। एक्सेसिव करंट कब फ्लो करेगा, जैसे हम एक्सीडेंटल बोल दें कि भाई एक्सीडेंटली जब भी कोई वायर टच कर जाए तो वो शॉर्ट सर्किट की कंडीशन अपीयर हो जाती है, उस केस में ये सर्किट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो अभी ये बात दिमाग में आनी चाहिए भाई इसमें होता क्या है ऐसा कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो लिख सकते हैं कि फ्यूज क्या होता है भाई, एक सेफ्टी डिवाइस है, ए
safety device which protects the electric circuit from शॉर्ट सर्किट। और यहाँ पे मैंने बताया कि शॉर्ट सर्किट का मीनिंग क्या होता है, तो आप इसमें ध्यान रख सकते हो कि शॉर्ट सर्किट का मतलब एक कंडीशन राइज हो जाती है एक्सीडेंटली कि जब लार्ज करंट फ्लो करेगा, तो हम लिख सकते हैं कि एक्सीडेंटली ड्यूरिंग विच एक्सेसिव करंट, कि बहुत ही एक्सेसिव करंट फ्लो करेगा, तो ये हमें उससे प्रोटेक्शन देने का काम करता है। फिर बात आती है कि भाई ये बना किसका होता है, तो इसके अंदर जो अलॉय का जो मिक्सचर है, तो उसमें हम यूटिलाइज क्या करते हैं, जैसे कि लेड और टिन दोनों को इक्वल अमाउंट्स के अंदर लगभग मिक्स किया जाता है, उनसे जो अलॉय बनी उसी को यहाँ पे यूटिलाइज किया जाता है। तो आप ये भी इसमें लिख सकते हो, ये किसका बना होता है भाई, मेड अप ऑफ alloy made up of alloy of equal amount lead, सिंबल से लिख दें या फिर सीधा भी लिख सकते हो, lead and tin, इन दोनों के मिक्सचर से मतलब इसको बनाया जाता है। ठीक है, सेकंड हम इसी अभी इसमें क्या चीज़ें खास होती हैं, तो जैसे आप इसमें बता सकते हो कि भाई इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, हाई रेजिस्टेंस, या आप लिख सकते हो रेजिस्टिविटी। सेकंड, ये एकदम से क्विकली हीट अप हो जाता है। ठीक है, तो आप ये भी इसमें लिख सकते हो कि ये क्या हो जाएगा, गेट्स हीटेड अप क्विकली। उसके बाद आप इसमें मेंशन कर सकते हो कि भाई ठीक है इस चीज़ का है, और ये लगभग जो टेम्परेचर कितने के ऊपर ये मेल्ट हो जाता है, इसका जो फिलामेंट है, तो वो लगभग जो फिलामेंट है फ्यूज़ वायर का वो 200 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड वो एकदम से क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाता है। तो ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हो कि फिलामेंट ऑफ फ्यूज़ melts up at about 200 डिग्री सेंटीग्रेड, कि लगभग जो 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है वहाँ तक ये एकदम से मेल्ट हो जाता है, तो क्विकली ऐसा काम हो जाता है। तो आप इसमें ये भी मेंशन कर सकते हो पॉइंट कि इसका क्या रहेगा अपने पास, लो मेल्टिंग पॉइंट, तो ये आपने ध्यान रखना है। तो बेसिकली सिंबल मैंने बताया किस चीज़ का बना होता है और ये उसकी प्रॉपर्टीज हैं एक प्रकार से। दूसरा वो काम किसके अंदर आता है, और इसके लिए हम करंट रेटिंग पढ़ेंगे जो हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं, और कितना टेम्परेचर ये झेल सकता है। ठीक है, बिफोर ब्रेकिंग, या हम कह सकते हैं सर्किट को ब्रेक कर रहा है तो बिफोर मेल्टिंग डाउन ये कितना टेम्परेचर झेल सकता है, वो इसकी क्या बताएगा हमें, इसकी रेटिंग से हमें पता लगता है कि करंट रेटिंग भी हम आगे इसको कवर करेंगे। तो नेक्स्ट इसमें बात करें हम आगे कि जो फ्यूज़ है वो अपना कनेक्शन कहाँ पे किया जाएगा, तो फ्यूज़ हमेशा जो लाइव वायर होती है उसके अंदर इसको कनेक्ट किया जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि पूछा जाता है, तो आप इसमें यहाँ पे ध्यान रख सकते हो कि फ्यूज़ इज ऑलवेज कनेक्टेड इन लाइव वायर,
तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि फ्यूज़ हमेशा किसके अंदर कनेक्ट किया जाएगा, लाइव वायर के अंदर। तो ये आपने ध्यान रखना है। और इसका टेम्परेचर कितना विदस्टैंड कर सकता है, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ होगी है। इसके बाद हम जो अपना लास्ट पार्ट है जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन वगैरह, इलेक्ट्रिक गीजर वगैरह। थर्ड हम इसमें लिख सकते हैं यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक आयरन, या फिर हम इलेक्ट्रिक रोड बता सकते हैं, जो इमर्सन रोड होते हैं पानी गर्म करने के लिए जो हम रोड्स यूटिलाइज करते हैं। तो इलेक्ट्रिक रोड्स वगैरह होती हैं अपने पास, या इलेक्ट्रिक गीजर एट्सेट्रा। तो इनके अंदर जो बेस जो हम यूटिलाइज करते हैं वो किस चीज़ का बना होता है, तो ये हमने बात करनी है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पे जो फिलामेंट हम यूटिलाइज करते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर वगैरह हो गया, ठीक है ना, तो उनका जो फिलामेंट होता है किस चीज़ का बना होता है। तो हम लिख सकते हैं कि फिलामेंट इज मेड अप ऑफ अलॉयज। कौन सी अलॉयज, लाइक जैसे कि निक्रोम, या हम मैग्नेनिन की बात करें, या कॉन्स्टेंटन हम लिख दें। तो इन अलॉयज का इसमें यूटिलाइज किया जाता है। अब इन्हीं को हम क्यों करते हैं, तो इसमें भी सेम लगभग वैसी प्रॉपर्टी सिमिलर कि इनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, बहुत ही हाई क्या होती है इनकी रेजिस्टिविटी। और सेकंड इसके अंदर इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो भी क्या रहेगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्योंकि बेसिकली जैसा मीटर की वायर जो होती है हम नहीं चाहते कि वो मेल्ट हो, ठीक है ना। तो जो टेम्परेचर जितना उसमें डेवलप होता है तो उसके ऊपर हम नहीं चाहते मेल्ट हो, तो इसीलिए ये सूटेबल जो अलॉयज हैं उनको यूटिलाइज किया जाता है। नेक्स्ट आप इसमें बता सकते हो कि भाई इनका जो टेम्परेचर होता है, यहाँ पे टेम्परेचर के साथ इफेक्ट देखें रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी के ऊपर, तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, इसीलिए हम इनको यूटिलाइज करते हैं। तो ये भी एक मेन पॉइंट है कि दे हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, कि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, इसको हम एक्सपेंशन के अंदर पढ़ते हैं कि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। इसका मतलब यही है कि उसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर चेंजमेंट आएगा नहीं। तो बेसिकली जो मेन प्रॉपर्टी यहाँ पे रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी के अंदर लगभग इसमें कोई चेंज नहीं आता जब सराउंडिंग जो भी एक्सटर्नल टेम्परेचर इसका बढ़े, सराउंडिंग से बढ़े या फिर हीट के दौरान बढ़े। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये यहाँ पे मेन लो नेगेटिव टेम्परेचर आपने मेंशन करना है, या ऑलमोस्ट जो इसमें कहने का मतलब यही है कि जो चेंजमेंट है वो आएगा नहीं, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो दे आर लो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसका मतलब है दैट इज देयर रेजिस्टिविटी डू नॉट चेंजेस, कि इनकी जो रेजिस्टिविटी है अपनी वो चेंज नहीं होगी। तो ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपने इसके अंदर ध्यान रखना है कि भाई नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि जो रेजिस्टिविटी है उसके अंदर चेंजमेंट नहीं आता है टेम्परेचर के बढ़ने से, ठीक है। तो ये इसमें मेन बात है। अब इसके अंदर जब करंट जाता है तो लगभग जो टेम्परेचर रेंज होता है वो ऑलमोस्ट 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर पहुंच जाता है, ठीक है। और इन वायर जो अपने निक्रोम वगैरह की हम क्यों लगाते हैं, तो एक पॉइंट इसमें आप ये भी बता सकते हो कि मोस्ट मैलेबल भी होते हैं। इसका मतलब है कि हम इनको थिन वायर्स के अंदर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी इसमें एक पॉइंट है अपना कि मोस्ट
मैलेबल। चलिए, तो ये कुछ इसके इफेक्ट्स ऑफ करंट थे, हीटिंग इफेक्ट, जिनके हमने जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस डेली लाइफ के अंदर आती हैं उनके बारे में हमने जाना आज। अभी हम बिल्कुल एंड पे चलते हैं और उसके अंदर हम बात करने वाले हैं करंट रेटिंग के बारे में, कि रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में हम किन पॉइंट्स को पढ़ते हैं। तो ये देखिए, अभी आपने देखा भी होगा रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। तो अभी जैसे मैं बताता हूँ, मान लीजिए आपने कोई भी डिवाइस परचेज किया मार्केट से, तो उसके ऊपर एक लेबल बार जो उसका बॉक्स है उसके ऊपर भी लिखा मिलेगा, और उसके अलावा अप्लायंस के ऊपर भी एक लेबल लगा रहता है जिसके ऊपर उसके इनपुट आउटपुट वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। जैसे मान लीजिए हमने मार्केट से कोई भी बल्ब भी खरीद लिया और हमने देखा कि जो बल्ब की जो रेटिंग है अपनी, उसके ऊपर मेंशन कर रखा है वहाँ पर, जैसे मान लीजिए लिख दिया उसके ऊपर 60 वाट 220 वोल्ट। तो इसका मतलब ये है कि वो जो बल्ब है उसको हम 220 वोल्ट लाइन तक ऑपरेट कर सकते हैं। तो यदि उसको हम 220 वोल्ट इनपुट वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे तो वो क्या करेगा, 60 वाट जो पावर है वो कंज्यूम करने का काम करता है। तो अभी यहाँ से क्या इंफॉर्मेशन हम ड्रा कर सकते हैं उसकी बात हम करने वाले हैं। तो देखिए, तो अपने पास हम दो चीज़ें यहाँ पे निकाल सकते हैं। एक तो हम उससे रेजिस्टेंस वगैरह निकाल सकते हैं, तो ये उसके ऊपर रेटिंग लिखी आती है, ऑलरेडी प्रिंटेड होती है जो लेबल है उसके ऊपर। तो मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ कि बाई द लेबल मार्क्ड ऑन अप्लायंस, कि जो भी लेबल उस अप्लायंस के ऊपर लगा हुआ है, वी कैन फाइंड, हम क्या फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम उसके रेजिस्टेंस की रेटिंग, रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो पहला मैं लिख सकता हूं कि हम क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। सेकेंडली, हम उसकी करंट रेटिंग के बारे में जान सकते हैं, और ये मेन है अपनी करंट रेटिंग। तो चलिए, सबसे पहले आप देखिए, क्योंकि अभी यदि हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो इसको हम किस प्रकार से करने वाले हैं रेजिस्टेंस को। तो मैंने जैसे बताया कि हमने जो बल्ब लिया उसके ऊपर 60 वाट, तो कहने का मतलब ये उसकी अपने को पावर, जो रेटेड पावर है वो अपने को प्रिंटेड मिल रही है। सेकेंडली, वहाँ पे जो इनपुट वोल्टेज है अपनी, वो कितनी वैल्यू मिली अपने को, रेटेड 220 वोल्ट। तो आप इसमें पावर रेटेड, वोल्टेज रेटेड लिख सकते हो। अभी हम क्या एस्टिमेट कर रहे हैं, रेजिस्टेंस। तो हमने देखो एक फॉर्मूला पढ़ा था पावर में, जिसका रिलेशन आता था P = V² बाई में R, ठीक है। क्योंकि पावर में तीन फॉर्मूलाज अपने आते हैं, P = VI, P = I²R और P = V² बाई R। तो मैं यहाँ पे यूटिलाइज कर रहा हूँ, R निकालना हमने रेजिस्टेंस, तो दो चीज़ें अपने पास दे रखी थी, तो मैंने ये फॉर्मूला यूटिलाइज कर लिया। तो इसीलिए मैं R की वैल्यू यहाँ पे निकाल रहा हूँ। तो R किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज V² बाई में P, और R की वैल्यू, V की जो वैल्यू कितनी है, दैट इज 220, इसका स्क्वायर बाई में P की वैल्यू 60। तो जब हम इसको एस्टिमेट करते हैं तो मैं लिख सकता हूँ 220 × 220 डिवाइड बाई में 60। तो 0 से हम 0 हटा देते हैं, 2 से हम 3 कर देते हैं, 2 से 11। तो यहाँ पर R की जो वैल्यू आएगी अपने निकल कर, उसमें मैं लिख सकता हूँ 2420 डिवाइड बाई 3। तो ऑलमोस्ट जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो जो रेजिस्टेंस अपना वैल्यू आती है वो 806 पॉइंट समथिंग वैल्यू अपने पास आती है। तो हम राउंड ऑफ 807 जो ओम रेजिस्टेंस है वो इसका मान सकते हैं। तो लगभग जैसे, या एग्जैक्टली बात करें तो हम लिख भी सकते हैं कि आर की जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट कितनी आ रही है यहाँ से निकलने के बाद, 806.6 ओम्स। तो ये हमने सबसे पहले उसकी रेटिंग से हमने क्या एस्टिमेट कर लिया, रेजिस्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल लिया। नेक्स्ट यहाँ पे हम करंट रेटिंग का मतलब क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे कि एज अभी इसी के अंदर ऑल्सो हमने क्या पढ़ा कि P किसके बराबर होता है, V × I। अब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो I की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज P बाई में V।
अब जो पावर है अप्लायंस की, मान लो हम इसी के लिए निकालते हैं, तो इसकी पावर कितनी है, 60 वाट के बराबर। तो हम यहाँ पे ही पुट कर देंगे इसको कि I इज इक्वल टू 60/220। तो हमने इसको हटा दिया, ये अपने आ गया 3, यहाँ पे आ गया 11। तो हम करंट की वैल्यू को लिख सकते हैं कि 3/11, या हम इसको डिवाइड करने के बाद ऑलमोस्ट, जैसे मैं इसको देखूं तो 0.2, 11 दूनी 22, 8 हो जाएंगे, 0.2 और आगे प्रोसीड करें तो 7, लगभग इतना एम्पियर करंट यहाँ पे वो अप्लायंस विदस्टैंड कर सकता है। वही इसकी क्या कहलाती है, करंट रेटिंग। तो करंट रेटिंग हमें पता लग गया कि भाई ये जो बल्ब है वो कितना मतलब करंट झेल सकता है, और जो कि फ्यूज के अंदर यूटिलाइज होती है। करंट रेटिंग से हमें क्या पता लगता है, करंट रेटिंग के द्वारा, कि द मैक्सिमम करंट, इससे हमें क्या पता लगा भाई, कि द मैक्सिमम, इट इज द मैक्सिमम करंट withstand by the appliance। अब ये जो चीज़ होती है वो फ्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो करंट रेटिंग है। ठीक है, जनरली जैसे अपने मान लो हमारा जो होम लोड है, घर पर जो हम सप्लाई है उसका मान लीजिए 1 किलोवाट है या फिर 2 किलोवाट है, तो हमें कितनी करंट रेटिंग के फ्यूज़ वहाँ पे लगाने पड़ेंगे, वो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि यदि हमने मान लीजिए 2 एम्पियर रेटिंग का फ्यूज़ लगा दिया और कभी एक्सीडेंटली ऐसी सिचुएशन अपने घर में हो जाती है कि करंट सर्किट के अंदर 2 पॉइंट उससे अबो वैल्यू पे आता है, तो वो जो फ्यूज़ है या एमसीबी है वो अपने आप ऑटोमेटिकली, जैसे एमसीबी होगी तो सर्किट को ब्रेक कर देगी, या फ्यूज़ है तो मेल्ट हो जाएगा, और अपना जो अप्लायंसेस जितने भी घर में कनेक्टेड है या जो वायर्स हैं वो प्रोटेक्टेड हो जाती हैं। यदि ऐसा नहीं होता, फ्यूज़ वगैरह इंस्टॉल नहीं होता, तो उस केस में बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता था। तो इसीलिए करंट रेटिंग इम्पोर्टेंट है। तो यदि इसमें हम थोड़ा सा प्रोसीड और कर लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे अपने पास कि 1 किलोवाट या फिर मैं 2 किलोवाट की बात करूँ, इनके ऊपर हम करंट रेटिंग की वैल्यू एस्टिमेट करें, तो उस केस के अंदर हम मेंशन कर सकते हैं कि भाई आई जो होता है वो किसके बराबर, P/V। तो 1 किलोवाट का मतलब है 1000 वाट। तो एक मैं अभी एस्टिमेट कर रहा हूँ, एक आप अपने आप निकाल सकते हैं सेम वे के अंदर। जहाँ पे 2 किलोवाट है तो आप उसमें 2000 वाट वहाँ पे पुट कर सकते हो। इनपुट वोल्टेज 220 होती है, तो हमने इसको काट दिया यहाँ पे, और इसको मैं 2 से 11, 2 से हमने कर दिया इसको 50। तो ये जो करंट की रेटिंग आएगी, तो लगभग यदि मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो 50/11 जो एम्पियर अपने पास है, इतना एम्पियर, या हम इसको पॉइंट्स के अंदर मेंशन करते हैं, तो 11 को मैंने डिवाइड किया, 50 को मैंने डिवाइड किया 11 से, तो मैं लिख सकता हूँ 11 4 जा 44, 6 बचता है, और उसके बाद हम इसको लगभग 4.5 या और वैल्यू इसमें आप निकाल सकते हो डिवीजन करने के बाद। तो ये अपनी करंट रेटिंग आ गई है कि 1 किलोवाट है तो उसके ऊपर कितना हम फ्यूज जो है इससे जस्ट अबो वैल्यू का फ्यूज हम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इन केस उस प्री डिटरमाइंड जो वैल्यू अपनी करंट रेटिंग है उससे ऊपर एक्सीड करंट करता है, तो वो सर्किट एमसीबी ट्रिप कर देगी। ठीक है, या फ्यूज है तो वो मेल्ट हो जाएगा और सर्किट का जो डैमेज है वो बच जाएगा। तो मैंने अभी आपको रिवाइज करवाया ये सब चीज़ें, और इसके अंदर हम स्टार्टिंग से देखें तो हमने हीटिंग इफेक्ट्स और मैग्नेटिक केमिकल इफेक्ट 3 चीज़ों के बारे में बात की थी। यहाँ पे हमने जो पार्ट अपना सिर्फ हीटिंग इफेक्ट तक सीमित है, आगे हम मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ लेंगे। तो ये चीज़ें ऐसे चली हैं अपने पास, और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट हमने किया, उसके बाद उसके जो फॉर्मेशन थी, अपने जो डिफरेंट फार्मूलाज थे, और इसकी कुछ एप्लीकेशंस थी जिनके अंदर हमने जो मेन पॉइंट्स थे भाई क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, क्यों उसको हम यूटिलाइज़ करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमने जाना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रिक आयरन रोड, गीजर, इमर्सन रोड जो भी हैं, और ये रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। तो ये सब पैरामीटर्स हमने पढ़े थे, और यहाँ से हमने करंट रेटिंग वगैरह एस्टिमेट करने का काम किया है। तो ये जो चैप्टर है अपना यहाँ पे एंड हो जाता है। ठीक है,
इसकी एक्सरसाइज जो रहेंगी, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर आएंगे। तो आप इसको थ्रोली एक बार रीड ऑन कीजिए स्टार्टिंग से लास्ट तक। आप अच्छे से जो भी मतलब थ्योरेटिकल पोर्शन यहाँ पे कवर किया गया है उसमें आप एक अच्छा व्यू अपना बना सकते हो, आपकी नॉलेज इससे इम्प्रूव हो जाएगी। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही।